Assalamu alaikum. Welcome to the lecture series on high voltage engineering. अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने हाई वोल्टेज का इंट्रोडक्शन देखा और कुछ और बेसिक्स पढ़े थे. आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस और वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है और कुछ इसी तरह के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम आज के लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं. सो व्हाट इज़ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? एक मटेरियल है, जैसे लेट्स सपोज आपके पास कोई इंसुलेशन है. अब आपके वो इंसुलेशन कितने वोल्ट्स को सस्टेन करती है, ये एक आइडिया है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का. आपके पास जो हाउस होल्ड जो सॉकेट्स होते हैं जिससे आप अपनी लाइट्स को, एयर कंडीशनर्स को, फैंस को ऑन या ऑफ करते हैं. अब वो जो बटन है प्लास्टिक का, उसके बैक साइड पे तो कंडक्टर है जो जैसे स्विच होता है. क्या बेसिकली स्विच इज़ एक्चुअली अ कंडक्टर, ठीक है, जो ऑन भी हो जाता है और ऑफ भी होता है. अब उस कंडक्टर को आप बेयर टच तो नहीं करते हैं, बेयर कंडक्टर को. आपके पास ऊपर प्लास्टिक इंसुलेशन होता है. अब वो जो प्लास्टिक इंसुलेशन होता है वो आपके 220 वोल्ट्स को क्या करता है जनाब, सस्टेन करता है. तो वो जो 220 वोल्ट्स है, इसका मतलब है कि उस इंसुलेशन का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उस वोल्टेज से भी ज़्यादा है, क्योंकि उस वोल्टेज पे उस इंसुलेशन को कुछ नहीं हो रहा. अब आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम में जाओ, वहाँ पे वोल्टेज लेवल तो 500 किलो वोल्ट्स तक होता है. वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज तो अगर 1000 किलो वोल्ट भी हो सकता है. तो अब जो ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर हैं उनको इंसुलेटर्स ने सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है. तो उनको सपोर्ट किसने किया? इंसुलेटर्स ने. अब वो जो इंसुलेटर्स हैं वो डैमेज तो नहीं हो रहे इतने वोल्ट्स पे, ठीक है. तो ये आइडिया हमारा किस तरफ जा रहा है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की तरफ. मैं इसकी आपको एक स्टैंडर्ड एक नोटेशन बोर्ड पे लिख के देता हूँ. Dielectric strength is the amount of electric stress. Electric stress, you know very well what is the meaning of electric stress. The amount of electric stress that a material can withstand for infinite period of time without damaging itself. That is, without going into avalanche region. It's called, it's dielectric strength, ठीक है जी. द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रेस. अब इलेक्ट्रिक स्ट्रेस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि इलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होता है. द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड, जो एक मटेरियल विथस्टैंड कर सके फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक हो गया जी.
विदाउट डैमेजिंग इटसेल्फ, मतलब वो डैमेज ना हो, वो इंसुलेशन जितने वोल्टेज लेवल के लिए बनाई गई है अगर वो उसने वोल्टेज लेवल को इंसुलेट कर रही है तो इट मीन्स कि वो अपने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अंदर ही है, मतलब वो जो वोल्टेज है इट इज़ लेस देन और इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्योंकि वो डैमेज नहीं हो पा रहा। ठीक है, ठीक हो गया। मतलब ये कि आपका वो मटेरियल डैमेज नहीं हो रहा, तो इट इज़ नोन एज इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक हो गया। और नॉर्मली इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन, इसके जो यूनिट्स होते हैं हमारे पास वो नॉर्मली होते हैं हमारे पास वोल्ट्स पर मीटर या फिर किलो वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। ये जो स्टैंडर्ड है यूनिट किलो वोल्ट्स पर सेंटीमीटर, इट इज़ मोस्ट कॉमन, ये ज़्यादातर यूज़ होता है किलो वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। और देखो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमें कुछ इसका एक रिलेशन थिकनेस से भी है, ठीक है। नो डाउट एक स्पेसिफिक मटेरियल आपने चूज़ कर लिया, लेट्स सपोज आपके पास कोई प्लास्टिक का कोई स्पेशल एक इंसुलेशन है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास कोई यू हैव एन इंसुलेशन मटेरियल, कोई स्पेसिफिक सा इंसुलेशन मटेरियल है, अब आपने ये चूज़ कर लिया, अब उसकी कोई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी, लेट्स सपोज इट इज़ 5 किलो वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। तो अब फर्दर अगर आपने ज़्यादा वोल्टेज को इंसुलेट करना है और उसी मटेरियल को यूज़ करना है तो ऑब्वियसली उसकी थिकनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एंटरिंग इनटू द एवालांच रीजन। अब एवालांच रीजन क्या चीज़ है, और मतलब ये है कि वो अपने आप को डैमेज ना करे, तो इट इज़ नॉन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो अब हम बात करते हैं एवालांच रीजन की, है बल्कि एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास कोई एक हाई वोल्टेज सोर्स है, हाई वोल्टेज एसी सोर्स है, और ये है हमारे पास एक लाइव कंडक्टर हो गया और एक हो गया न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है। ये हमारे पास हैं 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास जो वोल्टेज है यहाँ पे वो 10 किलो वोल्ट्स है, 10 किलो वोल्ट्स का एक हाई वोल्टेज सोर्स है, और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच में जो मीडियम है वो एयर है। तो एयर क्या चीज़ है, वो एक इंसुलेशन है, आप यही समझते हैं ना, एयर इज़ एन इंसुलेशन। बट एयर जो है, एयर हैज़ आल्सो अ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, हमें कैसे पता लगेगा कि एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है। तो हमने क्या किया, हमने एक हाई वोल्टेज सोर्स लाए जिसके 10 किलो वोल्ट से, ये लाइव कंडक्टर है, ये न्यूट्रल कंडक्टर है, यहाँ पे आगे 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब हम इनको आपस में करीब लाते जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक कि अगर इन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रोड को थोड़ा सा उठा के इसके तरफ पास ले आऊँ और डिस्टेंस जो है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लैश ओवर हो जाएगा। वही एयर जिसको आप इंसुलेशन कह रहे हो वो आप कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर देगी 10 किलो वोल्ट्स के ऊपर। और क्यों, इससे हमें ये पता लगा कि एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है इट इज़ 10 किलो वोल्ट्स पर सेंटीमीटर, क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रोड्स के आपस में गैप 1 सेंटीमीटर का था और यहाँ पर 10 किलो वोल्ट्स था, तो एयर को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, एयर वाज बिहेविंग एज एन इंसुलेशन। लेकिन जैसे ही हमने इन इलेक्ट्रोड्स का जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो कम किया,
तो फ्लैश ओवर अगर कर गया, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक्स कि हमारे पास ये जो यूनिट है किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये आया कैसे है, ठीक है। आज मैंने यहाँ पे एयर को एज एन इंसुलेशन रखा है, आप कोई और मटेरियल को एज एन इंसुलेशन रखो और फिर उसकी थिकनेस को वेरी करो, या फिर आप क्या करो, आप यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाते जाओ, यू विल गेट टू नो कि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि आफ्टर 10 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर एयर विल बी बिहेविंग एज अ कंडक्टर। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ कि 1 सेंटीमीटर ही का मैं गैप रखता हूँ, गैप इज ऑफ 1 सेंटीमीटर, लेकिन मैंने यहाँ पे वोल्टेजेस को बढ़ा दिया, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 12 किलो वोल्ट्स कर देता हूँ और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ही रखा, तो क्या होगा, आपके पास एयर जो है वो एवालांच रीजन में चली जाएगी। अब एवालांच रीजन क्या था ये मैं बताता हूँ। तो एयर के क्या मैंने एक फ्लैश ओवर करके आ गया, एयर जो है वो इंसुलेशन से क्या बन गई, कंडक्टर बन गई फ्रॉम हाई वोल्टेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो एवालांच रीजन किसे कहते हैं, या वो कंसेप्ट में समझ आए कि आपकी यहाँ पे क्या हुआ, इंसुलेशन ब्रेक डाउन कर गई, ठीक है, और उसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इंसुलेशन ब्रेकडाउन का क्या मतलब होता है कि आपके पास योर इंसुलेशन इज नो मोर बिहेविंग एज एन इंसुलेशन विद रिस्पेक्ट टू हाई वोल्टेज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, हाई वोल्टेज का के रिस्पेक्ट से वो अब कंडक्टर बन गई है। तो जब इंसुलेशन ब्रेकडाउन होती है तो क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है, जो करंट फ्लो थ्रू द इंसुलेशन, वो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया ना। जब इंसुलेशन एज एन इंसुलेशन बिहेव करती है ना, तो कोई भी इंसुलेशन परफेक्ट इंसुलेशन नहीं होती। इंसुलेशन इज व्हाट, इंसुलेशन इज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। जब आपके पास वोल्टेज आपने बहुत बढ़ा दिए, तब भी जब एक इंसुलेशन एज एन इंसुलेशन बिहेव करती है तो माइक्रो एम्पेयर्स में करंट ज़रूर फ्लो कर रहा होता है, माइक्रो एम्पेयर्स में, ठीक है। लेकिन जैसे ही इंसुलेशन का ब्रेकडाउन हुआ तो जो करंट था जो कि पहले माइक्रो एम्पेयर में फ्लो कर रहा था, वो एकदम से एम्पेयर्स में चला गया, ठीक है। तो ये जिस तरह से आपका जीनर डायोड होता है, उसका भी तो वोल्टेज ब्रेकडाउन होता है, उसमें भी कैसे एकदम से करंट राइज करता है। या डायोड में जो एवालांच रीजन है डायोड्स का, आप देखते हो जब आप रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हो डायोड के अक्रॉस, यहाँ तक कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे उसकी जो वो नो मोर बिहेव्स एज ए रिवर्स बायस और वो कंडक्ट करना शुरू कर देती है। ऑन द सेम वे वही बिहेवियर आपकी इंसुलेशन शो करती हैं कि एकदम से आपका जो करंट है वो मल्टीप्लाई कर जाता है, और इसको कहते हैं कि दिस इज़ एन एवालांच रीजन। एवालांच रीजन कहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से एवालांच रीजन स्टार्ट हुआ, और ये पूरे का पूरा आपका क्या है, एवालांच रीजन है। और इस पॉइंट पे आपका एवालांच क्या हो गया, इनिशिएट हुआ था, ठीक हो गया। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एन एवालांच रीजन। और ये बात अब आपको क्लियर 100% समझ में आ गई होगी कि एक इंसुलेशन का जब ब्रेक डाउन होता है तो उसका मतलब है कि वो एवालांच रीजन में चली गई है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है और इसका यूनिट क्या है, इसका जो यूनिट है किलो वोल्ट्स पर सेंटीमीटर, वो कहाँ से आया और उसकी बेसिक्स क्या है। अच्छा, अब हम एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की तरफ आते हैं। हमारे पास इंसुलेशन की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 तरह की टाइप्स होती हैं। वन, या तो आपके पास सॉलिड इंसुलेशन होगी, या आपके पास लिक्विड फॉर्म में होगी, या फिर आपके पास गैशियस फॉर्म में होगी, ठीक है। इंसुलेशन की 3 ही टाइप्स हो सकती हैं। तो ठीक
ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, इसके बाद मैं फर्दर इसको आगे से कंटिन्यू करता हूँ उस पॉइंट को, लेकिन उससे पहले एक बात आपको डिस्कस करना ज़रूरी है कि जब आपकी इंसुलेशन एवलांच रीजन में जाती है तो उस वक्त क्या हो रहा होता है इंसुलेशन के अंदर। जब इलेक्ट्रिक स्ट्रेस डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो, जब आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक स्ट्रेस एक इंसुलेशन की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है, तो हम क्या कह रहे थे कि वो चली जाती है किसमें, एवलांच रीजन में वो इंसुलेशन चली जाती है। तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बहुत स्पीड से कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि एवलांच रीजन में आपके जो इंसुलेशन मटेरियल है उसका जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस आपके डिसलोकेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्कैटर हो जाते हैं, मतलब वो फ्री हो जाते हैं सारे के सारे। और आपका जो इंसुलेटर है becomes conductor at that high voltage इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और जो मटेरियल होता है, जो आपका जो सा मटेरियल है, योर मटेरियल इज अनएबल टू रिकवर। जब आपका मटेरियल एक बार एवलांच रीजन में चला गया, देयर इज़ नो चांस कि आप वो दोबारा से आप उसको यूज़ कर सकें। बट ये चीज़ वैलिड है सिर्फ इसके लिए लिक्विड और सॉलिड इंसुलेशन के लिए। अगर आपकी इंसुलेशन मटेरियल लिक्विड है या इंसुलेशन मटेरियल आपकी सॉलिड इंसुलेशन है, तब तो एक बार एवलांच में वो चली गई तो वो इंसुलेशन मटेरियल वो दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास गैशियस इंसुलेशन है, कोई गैस है जिसको आपने एज एन इंसुलेटर यूज़ किया हुआ है, तो वो अगर एक बार एवलांच रीजन में चली जाए तो दोबारा आप उसको, जब आप हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो वो गैशियस इंसुलेशन वापस अपने इनिशियल स्टेज में आ जाती है और वो दोबारा से रिकवरेबल होती है। इट इज़ रिकवरेबल। और इसके अलावा एक और कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ना सिर्फ ये कि एक स्पेशल कंडक्टर के ऊपर, एक स्पेशल इंसुलेशन मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, but dielectric strength also depends on temperature। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ठीक है। कोई भी मटेरियल हो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेम्परेचर के फैक्टर पे डिपेंड भी करती है। इट इज़ कॉमन इन ऑल, ठीक है। तो और ये बात भी कि सॉलिड और लिक्विड इंसुलेशंस एक बार एवलांच रीजन में चली जाएं तो दे आर परमानेंटली डैमेज्ड, बट गैशियस इंसुलेशन इज नॉट डैमेज्ड परमानेंटली व्हेन इलेक्ट्रिक स्ट्रेस इज रिमूव। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है कि अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस आपके पास जो इंसुलेशन लगी हुई है वो कितने वोल्टेज लेवल पे ऑपरेट कर रही होती है। अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस ये बात भी बहुत से लोगों का कंसर्न होती है कि अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस जो इंसुलेशन मटेरियल है is operated at a voltage level
lesser than the dielectric strength. जो उस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी उससे कम वोल्टेज लेवल पे उसको ऑपरेट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये आपके पास है एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर है, पावर ट्रांसमिशन टावर। और ये सारा क्या है आपके पास? दिस इज कंडक्टर, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन गुजर रही है, दिस इज पावर लाइन, HT लाइन, हाई वोल्टेज लाइन है। यहाँ पे आपके पास 500 किलो वोल्ट है। अब इस लाइन को हमने सपोर्ट किया है थ्रू एन इंसुलेशन। ये इंसुलेशन है, ये आपके पास ट्रांसमिशन टावर का एक आर्म है और ये लाइन आपकी ऐसे हैंग हुई हुई है। अब अगर यहाँ पे 500 किलो वोल्ट्स है तो ये जो इंसुलेशन मटेरियल है ये ऐसा होगा कि जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1000 किलो वोल्ट होगी, ठीक है। इस इंसुलेशन मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है? 1000 किलो वोल्ट। यहाँ पे वोल्टेज कितना है? 500 किलो वोल्ट। इसका मतलब है इंसुलेशन कितने वोल्टेज पे ऑपरेट कर रही है? 500 किलो वोल्ट पे ऑपरेट कर रही है, जबकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1000 किलो वोल्ट है। इसका मतलब है कि ये डैमेज होगी ही नहीं कभी भी, इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो हमने ऐसा इंसुलेशन क्यों नहीं यूज़ किया जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1000 की बजाय 600 kV हो या फिर 500 किलो वोल्ट्स हो? सवाल ये पूछा जाता है। इसका आंसर ये है, और ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात डिस्कस भी की हुई है कि हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज ओवर वोल्टेजेस होते हैं। पावर सिस्टम में ओवर वोल्टेजेस अराइज करते हैं। अब अगर ये 500 किलो वोल्ट है, हो सकता है कि ओवर वोल्टेज होते होते कोई ऐसा ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट आए कि यहाँ पर वोल्टेज 999 किलो वोल्ट हो जाए। तो उस केस में भी इंसुलेशन क्या करेगी? उस ओवर वोल्टेज स्ट्रेस को बर्दाश्त करेगी और बस फिर चलती रहेगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मेरी इंसुलेशन हो ही ऐसी कि जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 600 किलो वोल्ट है, यहाँ पे 500 किलो वोल्ट आया, अगर ओवर वोल्टेज की वजह से 900 वोल्ट हुआ तो हो सकता है कि ये इंसुलेशन ब्रेक डाउन कर जाए, एवालांच रीजन में चली जाए। ये भी पॉसिबल है कि ये इंसुलेशन एवालांच रीजन में जाते जाते रह जाए। तो उस केस में क्या होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। बहरहाल ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि जो इंसुलेशन हम जब नॉर्मली हम एक इंसुलेशन को कहीं भी कमीशन करते हैं, कहीं भी यूज़ करते हैं, तो वो उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से काफ़ी कम वैल्यू पे हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? ताकि इन केस ऑफ ओवर वोल्टेज वो इंसुलेशन ही रहे, ब्रेक डाउन में ना चले जाए। अगला कंसेप्ट जो अगेन बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जो सारी नॉलेज आप लोगों को इस वक्त मिल रही है, ये टेक्स्ट बुक में कम भी है भी, लेकिन ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है जो फील्ड वर्क से मैंने आप लोगों के लिए गैदर की है। अच्छा, एक और कंसेप्ट है, लेट्स सपोज एवालांच ब्रेकडाउन या इंसुलेशन ब्रेकडाउन भी कहते हैं। ये टर्म भी मैंने देखी है कि काफ़ी लोग इसको भी यूज़ कर रहे होते हैं। एवालांच ब्रेकडाउन इनिशिएटेड
but didn't complete. तो अब क्या होगा, मतलब क्या है, मैंने कहा ही मेरे पास इंसुलेशन है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 1000 किलो वोल्ट, ठीक है, या लेट्स सपोज इसकी ठीक है 1000 किलो वोल्ट है और ये लाइन है 500 किलो वोल्ट पे, लेकिन हुआ ये कि ओवर वोल्टेज आए और एक ओवर वोल्टेज पीक आई आपके पास कोई 1010 किलो वोल्ट्स की, ठीक है, ओवर वोल्टेज पीक आई 1010 किलो वोल्ट्स की सॉरी। और अब क्या हुआ कि ये इंसुलेशन ब्रेकडाउन की तरफ गई, एवालांच ब्रेकडाउन की तरफ जाना शुरू हुई, एवालांच रीजन इनिशिएट हुआ, लेकिन एकदम से ये पीक डाई आउट कर गई, ये डाई आउट कर गई और ये 700 किलो वोल्ट्स पे दोबारा पहुंच गई। तो इस इंसुलेशन मटेरियल की स्ट्रेंथ 1000 किलो वोल्ट्स थी। फॉर अ मोमेंट, फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ माइक्रो सेकेंड्स आपके पास 1010 किलो वोल्ट्स इस लाइन के ऊपर आया, ये इंसुलेशन अपने एवालांच रीजन की तरफ गई, मतलब ये एवालांच रीजन इनिशिएट हुआ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ग्राफ में दिखाया था कि एवालांच रीजन इनिशिएट होते हुए दिखाया था। एवालांच रीजन इनिशिएट हुआ मतलब ये इंसुलेशन ब्रेकडाउन की तरफ गई, लेकिन वो जो ओवर वोल्टेज थी वो एकदम से डाई आउट कर गई। तो अब क्या होगा, तो अब कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, एवालांच ब्रेकडाउन इनिशिएटेड बट डिडंट कंप्लीट, तो आपकी इंसुलेशन यहाँ पे सही चल रही है, लेकिन अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम at any electric stress transient even less than dielectric strength if appears, अगर वो आ जाता है, this insulation will go into breakdown, या यूं कह लो it will go into avalanche। कहने का मतलब ये है कि avalanche रीजन इनिशिएट होते होते रह गया, या इनिशिएट हुआ लेकिन आपकी जो हाई वोल्टेज की जो पीक थी वो गायब हो गई। तो लेकिन वो जो आई है ना, पीक जो आई थी 1010 किलो वोल्ट्स की, मोर देन इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो इस इंसुलेशन को इंटरनली डैमेज कर चुकी हुई है, ठीक है। अब ये इंसुलेशन ऐसी इंसुलेशन बन चुकी है कि अब अगर ज़रा सी भी कोई ट्रांजिएंट आया, हल्का सा भी झटका भी आया ना, तो ये इंसुलेशन क्या कर जाएगी, ब्रेक डाउन कर जाएगी। एक दीवार के एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ी सी एक वॉल है, आपने उसको बहुत ज़ोर से पुश किया, हिट किया, तो वो दीवार अब कच्ची हो गई है, ठीक है, इट इज़ इंटरनली डैमेज, लेकिन अभी भी वो आपको दीवार ही नज़र आ रही है। लेकिन अब बाद में कोई भी शख्स उसको जस्ट हाथ से धक्का देगा ना, तो वो दीवार गिर जाएगी। दिस इज़ द कंसेप्ट विच इज़ आल्सो वैलिड फॉर इंसुलेशंस एज वेल, ठीक है। नो डाउट इसकी इंसुलेशन, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1000 किलो वोल्ट्स थी, लेकिन वोल्टेज कहीं से ऐसा आ गया कि आपकी कैलकुलेशंस में भी नहीं था कि यहाँ पे 1010 किलो वोल्ट आएगा, आ गया। एवालांच में जानना गई ही थी कि वोल्टेज की जो पीक थी वो चली गई, तो अब ये इंसुलेशन इंटरनली डैमेज हो गई है। अब अगर यहाँ पे कोई अगेन ओवर वोल्टेज आता है, कोई ट्रांजिएंट आती है ना, धक्का देने वाला ट्रांजिएंट आता है, ठीक है, 600 किलो वोल्ट तक के भी इस तरह से भी एक ट्रांजिएंट वोल्टेज आएगा, तो ये इंसुलेशन अब एवालांच में जा सकती है। डजेंट मैटर उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1000 किलो वोल्ट थी, लेकिन अब नहीं रही जब एक बार वो इंटरनली थोड़ा सा
डैमेज हो गई है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा, इस लेक्चर को मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स वी हैव फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज।